हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में सामाजिक अध्ययन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये एमसीक्यू हैं और ये क्वेश्चन आपके सिर्फ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में ही नहीं आते हैं। ये आपके टेट में, बीएड में और इसके अलावा आपके सुपर टेट में, एसएससी में, ये सभी में आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप तैयारी करिए और इसका रिजल्ट अच्छा पाइए। तो शुरू करते हैं। हेरोडेट्स कौन था? देखिए, आपने कभी इसका नाम नहीं सुना होगा। हेरोडेट्स एक इतिहासकार थे। कहाँ के थे इतिहासकार? ये यूनान के इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने पुस्तक लिखी, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। तो पहला प्रश्न हम ही बता देते हैं आपको। हेरोडोट्स इतिहासकार थे, ठीक है, और इसके साथ साथ ये भूगोलवेत्ता भी थे। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका याद रख लीजिएगा। अशोक ने निम्नलिखित किस शताब्दी में शासन किया? देखिए, कठिन प्रश्न है ये। अशोक ने निम्नलिखित, अशोक थे कौन? सम्राट अशोक, बिंदुसार के बेटे। ये बिंदुसार के बेटे, इनके दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का आपने। और इनकी माता थी सुभद्रांगी। तो इनको ना एक बहुत प्रिय नाम था इनका, देवानाम प्रिय अशोक मौर्य। इनका पूरा नाम था देवानाम प्रिय अशोक मौर्य। तो ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 तक इनका शासनकाल दिखाया जाता है। 304 से 232 ईसा पूर्व तक। तो उस हिसाब से ये आपके तृतीय ईसा कहाँ से आएगा? तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में थे आपके। ये कहाँ पे थे? तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए निशान लगा देते हैं आपके लिए। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। फिर है वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी? काशी, वत्स, कौशल, मगध। बताइए भाई। वाराणसी जो थी वो आपके गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व महाजनपद युग में वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी। कहाँ की थी? काशी जनपद की राजधानी थी। अब काशी को जो है आपका, जो वाराणसी है ना, इसको मंदिरों का शहर भी कहते हैं, भगवान शिव की नगरी भी कहते हैं और भारत की धार्मिक राजधानी भी वाराणसी कहलाती है। किसी भी नाम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में व्यापार करने सर्वप्रथम कौन आए? तो पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी। भारत में व्यापार करने, बताइए भाई, डच आए। तो हम ही बताते हैं आपको, पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले व्यापार करने आए। इनकी डेट भी है 17 मई 1498 को। पुर्तगाल का नाम सुना होगा, पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के तट पर आया था, जिसके बाद से भारत आने का रास्ता तय हो गया। इसकी सहायता गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी। कालीकट के राजा जमोरिन से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया था। किसने? पुर्तगाली जो थे, ठीक है, वास्को डी गामा ने शुरुआत की थी व्यापार करने की भारत से। तो पुर्तगाली जो थे भारत में व्यापार करने सबसे पहले आए। ब्रह्म समाज की स्थापना अधोलिखित किसने की? अच्छा, एक शब्द इसमें आपको अधोलिखित का मतलब होता है जो ये नीचे दिए गए हैं। अधोलिखित का मतलब जो नीचे ये दिए गए हैं उनमें से आपको छांटना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आपके राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। हर बार ये प्रश्न आता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक की इल्तुतमिश। बताइए भाई, कुछ याद आया? तो कुतुबुद्दीन की जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे 1210 में, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद ही इल्तुतमिश ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठे।
ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह स्थित है कहाँ पे? अजमेर, दिल्ली, भरतपुर की माउंट आबू? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह है आपकी राजस्थान के पास है, अजमेर। ठीक है, राजस्थान के पास है अजमेर, जिसे अजमेर दरगाह अजमेर शरीफ भी कहा जाता है। इसी को दरगाह अजमेर शरीफ भी कहा जाता है। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह अजमेर में है, जो अजमेर का है वो राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, आप सोशल स्टडी का MCQ पढ़ रहे हैं। ठीक, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने परिवर्तित की? कौन सा राजा था? शेरशाह सूरी, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी कि मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका जवाब बताइए। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने परिवर्तित की? शेरशाह सूरी ने? नहीं। बाबर? नहीं। अलाउद्दीन? नहीं। तो बचे आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 1327 में, सन देख लीजिएगा, 1326 से 1327 के बीच में अपनी राजधानी दिल्ली से हटा के, कहाँ से? दिल्ली से हटा के दौलताबाद परिवर्तित कर ली थी, जिसका नाम, एक नाम था देवगिरी। दौलताबाद का एक नाम देवगिरी भी था, तो उसको उन्होंने परिवर्तित कर लिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बताइए भाई, भारत छोड़ो आंदोलन किस साल? 1942 में, 1944 में कि 1938 में कि 1948 में? ठीक, तो ये आपका 9 अगस्त 1942 को मुंबई के गोबालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने स्पष्ट कह दिया कि अंग्रेज अब भारत को छोड़ के जाना ही चाहिए, अंग्रेजों को भारत छोड़ के अब जाना ही चाहिए। तो पूरा देश इसमें साथ हो गया था, सबने साथ दिया था इसमें। देखिए 1942 को आपका भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई के गोबालिया टैंक मैदान, ये मैदान का नाम है, और किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी की लाला लाजपत राय। बहुत फेमस नारा है, महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत कहाँ है बच्चों? पानीपत आपका हरियाणा में है। ठीक है, और इस युद्ध को किसने लड़ा था? तो पानीपत 1526 में, सन याद रखिए, 1526 में हरियाणा में पानीपत एक जगह है, वहाँ पे किसने लड़ाई की थी? तो ये थे तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को परास्त कर दिया था। ठीक है, तो हमने कब बताया आपको? बताइए किस सन को हुई? अभी हमने इसीलिए निशान नहीं लगाया, बताइए। 1524, 1526, 1525 या 1527? चलिए 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, और इसमें कौन जीता था? बाबर जीत गए थे। बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का उद्भव किस काल में हुआ था? देखिए बौद्ध धर्म की जो संस्थापक थे आपके महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, उनके जाने के बाद में फिर यहाँ पे इसमें 2 शाखाएं बनी थी, महायान और हीनयान। लेकिन महायान का उद्भव किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका कुषाण काल में। अब कुषाण काल में उस समय राजा कौन थे? राजा थे उस समय कनिष्क। कौन सा राजा था? कनिष्क के शासन काल में। हो सकता है आपसे ये यहाँ पे काल दिया गया है, अगले प्रश्न में आपसे यहाँ पे इन राजाओं के नाम दे दिए जाएं। तो कनिष्क के शासन काल में, जो कुषाण काल कहलाता था, उस काल में बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का उद्भव हुआ था। ठीक है, GMT, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GMT से क्या तात्पर्य है? ग्लोबल मीन टाइम, जनरल मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, इनमें से कोई नहीं। सब टाइम है, तो इसका मतलब ये आपका समय बताता है। लेकिन आपका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो सुनिए भाई, जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम है वो है क्या?
जीएमटी के आधार पर, ये शॉर्ट फॉर्म है आपका जीएमटी के आधार पर ही पूरी दुनिया का समय का आकलन किया जाता है। ठीक है, अब ग्रीनविच मीन टाइम या औसत समय का मतलब कैसे होता है? पृथ्वी का 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय ग्रीनविच टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये कहाँ पे है आगे समझिए। जीएमटी किसी संस्था का नाम नहीं है, बल्कि ये वह स्थान है जो ग्रीनविच इंग्लैंड के लंदन शहर में स्थित है। और वही एक ऐसा स्थान है, कहाँ? इंग्लैंड के में एक ग्रीनविच, ठीक है, लंदन शहर, इंग्लैंड के लंदन शहर में ग्रीनविच, ठीक है, एक जगह है। वहीं से ये दुनिया भर के समय का निर्धारण किया जाता है। कहाँ से? तो इसका मतलब हो गया आपको जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, कहाँ से लिया जाता है? आपके इंग्लैंड के लंदन शहर में, ठीक है, स्थित है ग्रीनविच एक जगह, वहीं से पूरी दुनिया का समय लिया जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी, सेलेनोलॉजी, आइरिडोलॉजी की प्लानेटोलॉजी? तो इसका तो उत्तर हम बता देते हैं, सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी में चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं। अगला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? सब लोग कहेंगे चीन है, ठीक है, लेकिन चीन नहीं, कनाडा नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, रूस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका, बताइए। चीन, भारत, बर्मा, पाकिस्तान। आप कहोगे चावल, वो भारत में चावल बहुत खाया जाता है, लेकिन हम कहेंगे चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसको WWF भी कहा जाता है, की स्थापना की गई। आप हर चीज़ के ना शॉर्ट फॉर्म जरूर देख लीजिएगा या शॉर्ट की फुल फॉर्म। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना कब की गई? 1961 में, 1965 में, 1962 में कि 1969 में? चलिए, टाइम दिया, बताइए भाई कब है आपका ये? बोलिए। तो नहीं आया, नहीं आ रहा। तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को स्विट्जरलैंड के मार्गेस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 1961 को। और कहाँ पे जगह? स्विट्जरलैंड के मार्गेस में हुई थी, ठीक है, 1961। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भाई सार्क में पहले आप लोग याद कर लो, सार्क में 7 सदस्य हैं। और कौन कौन से हैं सार्क में? आपका है, देखिए हम बताएं, आपका है सबसे पहले भारत ले लीजिए, फिर पाकिस्तान ले लीजिए, फिर अफगानिस्तान ले लीजिए, ठीक है, फिर नेपाल ले लीजिए, भूटान ले लीजिए, मालदीव ले लीजिए और श्रीलंका। तो आपका भूटान भी है, मालदीव भी है, नेपाल भी है, तो सिंगापुर नहीं है। ये आपका सार्क का सदस्य नहीं है। ये 7 नाम आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित देशों में से यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़। क्या गड़बड़ है? इसमें जो नाम दिए गए ना, तो उसमें उन्हीं में से आपको छांटना है। वैसे एक जानकारी बता दें, यूरेनियम बहुत ही कीमती धातु है और इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका कजाकिस्तान। क्या है आपका? जो 50 सालों से यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कहा जा रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम निकलता है, ठीक है। अब इसमें से किसे देखेंगे? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका कि नामीबिया की संयुक्त राज्य अमेरिका? ठीक, तो हम कनाडा को ये लीजिए दूसरे नंबर पे रखते हैं, क्योंकि इसमें कजाकिस्तान नहीं दिया गया है। आगे देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इस प्रश्न में भी दिक्कत है, ठीक है। आपके केंद्र शासित जो प्रदेश है उनकी संख्या बढ़ गई है, ठीक है। अब इसमें दिया गया पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। लेकिन जो नया आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से वैसे जम्मू कश्मीर आपका सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे लद्दाख है, ठीक है। ठीक,
ओके। अब इसमें से लेकिन इसमें वो दो नाम तो दिए नहीं गए हैं, तो आपका हम अंडमान निकोबार क्षेत्रफल की दृष्टि से भाई इन्हीं में से तो आप छाटोगे ना। तो फिर आ गया आपका तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार। इसका क्षेत्रफल केंद्र शासित प्रदेश में बड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों के संपर्क में आती है? बताइए भाई। 1 3 2 4। पश्चिम बंगाल जानते हो ना? पश्चिम बंगाल की राजधानी बताइए जरा सा। ठीक, हम बताते हैं आपको। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सीमा, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा के संपर्क में आती। कितने हुए आपके? 3 हुए। ये लो भाई 3। हमने देशों के नाम भी बता दिए आपको, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न बहुत मज़ेदार है भाई। कह रहे हैं कौन से वन खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं? खारा पानी, समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी जीव जंतु रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कौन से वन? उष्ण कटिबंधीय वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन की उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन? इसका उत्तर तो हम ही बताएंगे, मैंग्रोव वन। ये खारे पानी में भी जिंदा रहते हैं। कौन से द्वीप समूह सुनामी से 2004 में सुनामी आया था प्रभावित हुए थे? कौन से द्वीप समूह? ग्रीनलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कनारी द्वीप समूह और अजोर्स द्वीप समूह। तो हमारा भारत बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उस समय सुनामी के आने की सूचना देने का कोई माध्यम नहीं था। समुद्र में जो भी तूफान आते थे उनकी सूचना नहीं मिल पाती थी, ठीक है, अचानक आ गई थी। उस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चूँकि एक पर्यटन स्थल भी है, वहाँ पे जो होटल्स थे वो पर्यटकों से लबालब भरे हुए थे। उसी समय सुनामी आ गया था बिना किसी सूचना के। तो इतना नुकसान हुआ था कि पूरा द्वीप ही एक तरह से कब्रिस्तान बन गया था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रभावित हुआ था। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है? वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है? तो पता होगा आपको, 21%, ठीक है। वैसे तो 20 दशमलव कुछ शायद 98-99 है, तो इसलिए 21% ऑक्सीजन पाई जाती है राउंड फिगर में। नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? नगर पालिका, ठीक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मेयर की राज्यपाल? तो भैया मेयर है आपके नगर पालिका अध्यक्ष, ठीक है, उसको मेयर भी बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? चलिए भाई बताइए। राष्ट्रपति करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं कि लोकसभा स्पीकर करते हैं कि राज्यसभा के अध्यक्ष? नहीं पता? चलो हम बताते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ओके। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। अब देखिए, ये मत कह दीजिए कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उस दिन हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस पे ध्यान दीजिए, ठीक। ना 15 अगस्त, ना 26 जनवरी, ना 25 जून, 26 नवंबर को हम लोग अपना संविधान दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं बच्चों? देख लीजिए सही से, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। और अब ये कब पड़ेगा? 26 नवंबर आने वाला है 2022 को, ये शनिवार को पड़ेगा, ठीक है। तैयार रहिएगा अपना संविधान दिवस मनाने के लिए। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? बताइए। 1949, 1950, 1951, 1952। तो योजना आयोग की स्थापना आपकी की गई थी 1950 को। तारीख बता दें? 15 मार्च 1950 को। जगह बता दें? नई दिल्ली में की गई, ठीक है। किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई? किस वर्ष की गई? तो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना आपकी की गई थी 2007 में। कब की गई थी? 2007 में। और दिन बताएं आपको? मार्च 2007 में नई दिल्ली में हुई थी इसकी स्थापना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में, ठीक है, अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है। फिर है आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए फिर संविधान वाला आ गया ना। अभी हमने आपको फिर आगे बताया था संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं हम, ठीक है ना। और लेकिन संविधान कब लागू हुआ? तो हमारा संविधान कब लागू हुआ?
26 जनवरी 1950 को। उसी दिन हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो निम्न में से मौलिक अधिकार, आपका शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार मिला है। हमें 7 मौलिक अधिकार मिले हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी मिला है हमें, संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार भी मिला है, संपत्ति का अधिकार हमको पहले दिया गया था, लेकिन फिर हमसे ये अधिकार बाद में छीन लिया, मतलब ले लिया गया, सॉरी छीना नहीं गया, ये हमसे वापस ले लिया गया, संपत्ति का अधिकार। निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को, विधान परिषद को। निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा में ही, ठीक है, जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं ना, वही राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है। और इसके साथ ही इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, लोगों का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के कई नाम है, निम्न सदन हो गया, लोगों का सदन हो गया, ठीक है, और इसके साथ ही इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। देखिए, एक बार में हमने आपको 3 उत्तर बताए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? नागरिकता मतलब अपने भारत के नागरिकों को कौन सी नागरिकता देता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, पहली और दूसरी दोनों देता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को एकल नागरिकता देता है। क्या देता है? एकल नागरिकता। जो भारत में पैदा हुआ, जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ, तो एक ही नागरिकता आपको मिलेगी, दोहरी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? देखिए, इस जो हमने बनाई है क्वेश्चन सीट है आपकी, जो इसमें मौलिक अधिकारों का इससे पहले भी जिक्र किया गया। अब आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? कौन इसकी रक्षा कर सकता है? ठीक है, संसद, कार्यकारिणी, न्यायपालिका की कोई नहीं? तो सोचिए। तो आपका है न्यायपालिका आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, इसके मौलिक अधिकारों का संरक्षक है हमारी न्यायपालिका। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे परीक्षा में। बस आप मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है, और समझ के थोड़ा पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगा तो क्या करेंगे आप? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, शेयर करिए, बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। इस बार जो आपकी छात्रवृत्ति है ना, राष्ट्रीय, तो उसमें आपको 12,000 रुपये सालाना मिलेगा। ठीक है, तो बहुत से बच्चे भर रहे हैं, तो सभी का फ़ायदा होना चाहिए, सभी को हेल्प हो। और सब्सक्राइब करिए। क्या करेंगे? सब्सक्राइब। ठीक है, और जो हमारे स्कूल के बच्चे ना, वो कमेंट जरूर करा करें, ठीक है, जिससे हमें लगे कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, कमेंट जरूर करें, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए। तब तक के लिए आपको गुड लक।